ये समझ लो बात कि माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है आलतू फालतू, जो लोगों को लगता है साइंस में कुछ भी आलतू फालतू नहीं होता, और बात गलतियों से सीखी जाती है यहाँ पर। इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें। जब तक साइंस पढ़ने का माइंड मेकअप नहीं होगा ना, साइंस समझ नहीं आएगा। आप इसको, जैसे आपके पास सब्जेक्ट है कि इंग्लिश होगा, एक फ़िज़िकल एजुकेशन होगा, या कुछ के पास कंप्यूटर साइंस होगा, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, सारे सब्जेक्ट अलग अलग टाइप के हैं, तो उनको पढ़ने और पढ़ाने का नेचर भी अलग अलग होता होगा ना। ऐसे अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस को पढ़ने के लिए पहला हमारा मेंटल लेवल इस टाइप का होना चाहिए, मेंटलिटी इस टाइप की होनी चाहिए ना, साइंस जैसी। एग्जाम्पल से ऐसे बता रहा हूँ, सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि वो क्लास में बैठे हैं या ट्यूशन क्लास में बैठे हैं या कहीं पर अपने जहाँ पर भी स्टडी की बात हो रही है वहाँ होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम परफेक्ट आंसर दें, कंप्लीट आंसर दें, परफेक्ट आंसर दें, पहले अटेम्प्ट में ही वो ऐसा सोचते हैं। अब आप एक बात सोचो, जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने कोई भी डिस्कवरी क्या पहली बार में कर दी है क्या? बल्ब किसने बनाया था? किसने? एडिसन ने, थॉमस एल्वा एडिसन। तो एडिसन ने बल्ब बनाया, तो उन्होंने बल्ब ऐसे बना दिया, पहले एक्सपेरिमेंट किया और लो ये बल्ब बन गया, ऐसे कर दिया बल्ब और बल्ब बन गया। ऐसे बन जाता है बल्ब? कौन सा एक्सपेरिमेंट था उनका? कुछ कहते हैं कि 1200 प्लस, या चलिए 1000 प्लस टाइम्स वो फेल हो गए और तब जाके बल्ब बना। लेकिन जब जब वो फेल होते थे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ मिलता नहीं था, फेल होने के बाद उन्हें क्या होता था, कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल जाता था जो वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ मोटिवेट होते थे, और एक्सपेरिमेंट करते करते बल्ब बना। और आज हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? एलईडी लाइट तक पहुँच गए हैं। तो जब एक साइंटिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट, आप इमेजिन करिए, इतनी बार मिस्टेक हो रही है, इतनी बार वो फेलियर हो रहे हैं, और तब जाके वो किसी अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो पा रहे हैं, तो फिर हम तो स्टूडेंट हैं ना, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कहीं किसी लॉजिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बिल्कुल ये ना सोचते हुए कि मेरी साइड में कौन बैठा है कौन नहीं है, सीधे मेरे से क्वेश्चन पुटअप करना, ठीक है? और ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन की नेचर क्या है, ये तो फालतू क्वेश्चन है, ये डांट देंगे कि भैया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक? तो ये बिल्कुल ABCD से स्टार्टिंग से आज केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो आपने जो भी 10 तक नहीं समझ में आया या कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आया, उसको सबको आप ये सोच लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये यूनिट नेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम की। क्या होता है एटम? कल भी बात हो रही थी, क्या होता है एटम? फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, या कह सकते हैं कि किसी भी मैटर का बेस पॉइंट। और इसे देसी स्टाइल में कहें तो अब मैं इसे समझा देता हूँ, देखो आज आपको ठीक से। एटम एक वर्ड है, ये समझ लीजिए आपको इस पूरे यूनिवर्स में जो आँखों से दिखाई देता हो या जो आँखों से ना दिखाई देता हो, लेकिन है। अब आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ें तो बहुत सारी होंगी, अब मुझे बताना ज़रा, आँखों से ना दिखाई देने वाली चीज़ें बताना ज़रा। हवा है, एयर, और उसके अलावा बताना है। अब वो तो सही बता रही, देखो माही कह रही है भूत होता है। अब इस पर मैं किसी दिन डिस्कस करूँगा कि भूत होता है कि नहीं होता है। चलो अच्छा, उसे बताया था लेकिन तुम्हें ही बताऊँगा, ठीक है? तो जो हमें आँखों से दिख रहे हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जो नहीं दिख रहे हैं ऐसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो एक एग्जांपल आगे, एयर, एयर में कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेज हैं, ठीक? तो वो सारे के सारे हम क्या कहते हैं, उनको मैटर बोलते हैं। तो वो मैटर जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हैं, उनकी जो छोटी से छोटी यूनिट है जिससे वो बने हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ऐसा कहते हैं डाल्टन, एक साइंटिस्ट हैं डाल्टन, और वो इस एटम की डेफिनेशन देते हैं। लेकिन अगर आप और हिस्ट्री में जाएं तो डाल्टन से पहले ये बात एक महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने ऐसा बता दिया था। और उन्होंने इसको सबसे पहले, वो डाल्टन से बहुत पहले उन्होंने ये बात बता दी थी कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ हैं, वो जो भी जिस छोटी से छोटी यूनिट से बने हैं, वो छोटी से छोटी यूनिट को वो कहते थे
परमाणु, इंग्लिश में लिखा होता है परमाणु, ठीक। तो महर्षि कणाद ने ऐसा बताया था, लेकिन आपको पता ही है कि वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और जो मतलब पेटेंट हुई ये बात, उसके अकॉर्डिंग ये क्रेडिट किसको जाता है, डाल्टन को जाता है। तो इसलिए इसे हम एटम की जो डेफिनेशन देते हैं, जो स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट डेफिनेशन एटम की है, वो किसके लिए मानते हैं, डाल्टन के लिए मानते हैं। और डाल्टन ऐसा कहते हैं, द फंडामेंटल या द बेस यूनिट या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी एक थ्योरी दी है जो क्या कहलाती है उनकी, डाल्टन एटॉमिक, क्या बोलते हैं उसको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट हैं, एक एक करके पॉइंट मुझे बताते जाओ और मैं उसे आपको और ब्रीफली बताता जाऊंगा, ठीक है। या डिटेल में उसकी बात कर लेंगे। तो एटम की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। और ये डाल्टन की डेफिनेशन है, तो डाल्टन ने अपनी फिर सही से और एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक थ्योरी दी, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या पहला पॉइंट है, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, या कह सकते हैं एटम इनडिवाइजिबल। तो पहली यूनिट क्या है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो एटम होता है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि डाल्टन अपनी थ्योरी में बोल रहे हैं, डेफिनेशन में बोल रहे हैं एटम की द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। तो अगर कोई स्मॉलेस्ट है, छोटे से छोटा वही है, तो वो टूटेगा ही क्यों। तो एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो किसी से मिलके ही नहीं बना होता। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम खुद में एग्जिस्ट करता है, ठीक। इस पॉइंट के बाद बताने से पहले मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने पहले ही बताया ही होगा ये बात, कि जैसे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पूरे मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, ऐसे ही अगर हम बायोलॉजी की बात करें ना, तो बायो के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज हैं वो दो टाइप में उन्होंने डिवाइड की हुई हैं, लिविंग स्पीसीज, नॉन लिविंग स्पीसीज। तो लिविंग स्पीसीज की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल। कभी आप ये कहने लग जाओ कि भाई अब एटम है, तो क्या आप में भी एटम है, मुझ में एटम है, ये जो आपको दिखता है उसमें एटम है, तो सब में एटम है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। समझ में आ रही ना बात। तो हम में भी एटम है, ये जो बोर्ड है इसमें भी एटम है, ये जो मार्कर है इसमें भी एटम, ठीक। लेकिन बायो के अकॉर्डिंग जो लिविंग स्पीसीज हैं उनकी फंडामेंटल यूनिट कौन है, सेल। क्योंकि बायो ऐसा कह रही है कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग स्पीसीज। सेल जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, टिश्यूज फॉर्म होते हैं, और टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, ऑर्गन, और ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो ह्यूमन बॉडी, माने बॉडी, लिविंग बॉडी फॉर्म होती है। तो फंडामेंटल यूनिट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी क्या हुआ, सेल। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे अपने टर्म को मोस्टली बात करें तो किससे वो कहते हैं कि एनर्जी से। और अकॉर्डिंग टू महर्षि कणाद या अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स या पूरा का पूरा ब्रह्मांड किससे बना है, किससे बना है, कहते हैं पंचभूत। अभी वो वाला भूत नहीं है जिसे माही कह रही है, पंचभूत, 5 फंडामेंटल यूनिट। मीन्स क्या, पहली यूनिट कौन सी है, अग्नि, फायर। सेकंड क्या है, चलो वाटर कह देते हैं, जल। फिर एक क्या है, वायु, एयर। और फोर्थ अर्थ, पृथ्वी, मिट्टी। और एक क्या है, 5 क्या है, आकाश, स्पेस। तो उसकी तो वो अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म है कि 5 वो फंडामेंटल यूनिट है, उनसे मैटर बना है। बायो के अकॉर्डिंग सेल है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी है, और डाल्टन के अकॉर्डिंग कौन है, एटम। माने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन है, एटम। अब तो क्लियर आ गया हो ना एटम समझ में कि एटम क्या है। तो अब आपसे कोई कह रहा है कि यार एटम, तो माइंड में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि यार तू जो दिख रहा है ना, तू एटम से बना है भाई।
अब वो कहेगा कि नहीं मैं तो उससे बनाऊँ अग्नि वायु जल मिट्टी से, तो तुम कहना कि वो तो तू अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म कह रहा है, मैं तुझे कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, और स्पेशली डॉल्टन ने कहा है ऐसा। समझ में आ गई बात? तो पढ़ाई को कैसे करना है, आप बिल्कुल स्टडी को अपने ऐसे बना लेते हो ना कि सर आएंगे और सर कैसे बोलेंगे कि एटम, और एटम की डेफिनेशन बोल देंगे, द फंडामेंटल या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम, बस। और हम इसे रट्टा लगा लेंगे। रट्टा कैसे लगाएंगे? ऐसे कॉपी पर नोट्स पर हाथ रख के ऐसे बोल के, कुछ बच्चे तो ऐसे नहीं पढ़ते, द स्मॉलेस्ट यूनिट द स्मॉलेस्ट यूनिट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर एनी मैटर इज कॉल्ड एटम एटम एटम। ऐसा होता है? कौन पढ़ता तुम में से ऐसे? सारा पढ़ता है। ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है, आपका जो सिस्टम है ना, मुझे लग रहा है LKG UKG या नर्सरी में इस टाइप का होता है कि एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं और वो बच्चा कैसे बोलता है 1 2 3, ऐसे वो साथ में उसके बच्चे बोलते हैं 1 2 3, तो वो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? रट्टाफिकेशन, रट्टा लगाना। लेकिन जब आप ऐसी एक क्लास में आ गए और ऊपर से साइंस पढ़ रहे हो तो वहाँ लॉजिकल समझ में आनी चाहिए बातें। इसलिए मैंने आपसे ये कहा है कि जब कोई वर्ड आप बोलेंगे तो उस वर्ड को आपने अपने माइंड में कैसे डाउनलोड किया हुआ है, मैंने प्ले करना चाहते हैं, तो जब डाउनलोड ठीक हुआ है तो प्ले भी ठीक होगा। तो मेरे से जब भी कोई बच्चा एटम पूछता है ना, तो मेरे माइंड में ये नहीं आता द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, मेरे माइंड में आता है कि यार ये जो बच्चा पूछ रहा है ये जिस छोटी से छोटी यूनिट से बना है वो एटम है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, और अकॉर्डिंग टू बायो ये सेल से बना है, और अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म ये उन 5 चीज़ों से बना है। तो ऐसे मज़ा आएगा नहीं आएगा क्लास में बैठने में भी? अब आपके सर पढ़ा रहे होंगे या साथ वाले बच्चे डिस्कस कर रहे होंगे और आप बात कर रहे होंगे एटम, तो आपको पता है ना कि एटम क्या है, आ रही ना बात समझ में? तो ऐसे ही हमने सारे पूरे केमिस्ट्री के सारे हेडिंग पढ़ने हैं, और मैं आपको कहूँगा फिजिक्स भी ऐसे पढ़ना है, बायो भी ऐसे पढ़ना है, और मैथ भी ऐसे पढ़ना है। आपका जो फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, वो भी ऐसे पढ़ना है। बातों को समझा, कोई थ्योरी रटने की जरूरत नहीं। जब हमारे माइंड में क्लियर होता है ना कोई भी टॉपिक, तो फिर हम तो उसको थ्योरी में कुछ भी लिख लेंगे ना, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी चल रही थी, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है? एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एटम खुद में एग्जिस्ट करता है, वो किसी से मिलके बना नहीं होता। सेकंड, एटम जो होते हैं, ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट, वो आइडेंटिकल नेचर के होते हैं। एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। इसका मीन्स क्या है? माने जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के। अब इससे पहले ये भी आपको एक क्लियर बात बता दूं मैं आपको, एलिमेंट मीन्स आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल तो सुनी होगी ना, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो 100+ एलिमेंट बने हुए हैं, तो वो जो लिखे हैं Na, Ca, Mg, Li, H, ये सब क्या है? एलिमेंट में, तो एलिमेंट ही तो है वो। उन एलिमेंट के अंदर ही तो एटम होते हैं। तो जैसे हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, आर आइडेंटिकल इन नेचर, इसका मीन्स ये है कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम में कितने सारे एटम होंगे? इसकी अमाउंट ले लेता हूं मैं, 1 ग्राम सोडियम है। जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कितने एटम होंगे इसमें, ठीक है? तो 1 ग्राम सोडियम एलिमेंट में सपोज कीजिए 3 एटम मैंने लिख दिए, 1 2 3, ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि 1 ग्राम सोडियम में 3 एटम है। इन 3 एटम के, ये 3 के 3 एटम आइडेंटिकल होंगे नेचर में। इसका मीन्स ये है, नेचर मीन्स हो गया कि इनका जो साइज है, इनका जो शेप है, वो कैसा होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट के सारे एटम नेचर में आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स उनका जो शेप और साइज है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉइंट चल रहा है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? थर्ड पॉइंट, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो सिंपल फिक्स नंबर रेशियो में एक दूसरे से। देखो थर्ड पॉइंट ये है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट। एक जैसे यहाँ पे हमने कह दिया कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो साइज और शेप में इक्वल होते हैं। थर्ड पॉइंट में अपनी थ्योरी के कहते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है और ये कैल्शियम है, इसके जो एलिमेंट हैं
वो तो सेम शेप और सेम साइज के थे, इसलिए मैंने देखो सेम बनाने की कोशिश की है। कैल्शियम वाले जो होंगे वो आपस में होंगे सेम, लेकिन इसके और इसके एटम की कंपेयरिंग करेंगे तो फिर इनके शेप और साइज क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे। देखो तो उनको मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना लिया है। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, शेप और साइज में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब माही जो अगला पॉइंट बता रही है वो ये है, डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो रूल भी है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है कि वो आपस में जब कंबाइन होना चाहते हैं एलिमेंट तो वो आपस में उन एलिमेंट के कंबाइन होते हैं, एक्चुअल में एटम ही कंबाइन होते हैं उनके। तो एलिमेंट के एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं फिक्स रेशियो में होकर। ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए थे कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर है, क्या है, एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट स्टेट टू अदर स्टेट, या वन कंपाउंड टू अदर, इस टाइप से कह सकते हैं। तो अब आप देखोगे सोडियम, ये रहा क्लोरीन, जनरल से रिएक्शन है 9-10 में बहुत पड़ी होगी इसलिए लिख दे रहा हूँ। तो सोडियम एटम क्लोरीन एटम, ये सोडियम एलिमेंट क्लोरीन एलिमेंट, उसके अंदर एटम होते ही हैं। इन्होंने आपस में क्या किया, कंबाइन किया, रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो अब ये जो प्रोडक्ट होता है सब ऐसे लिख देते हैं NaCl। तो NaCl ही क्यों लिखा, NaCl2 क्यों नहीं लिख दिया। तो अभी मैं इस पॉइंट में बता रहा था ना आपको, फोर्थ पॉइंट में, कि आपस में क्या होता है, आपस में क्या होता है कि वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। वो फिक्स रेशियो कौन बताएगा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ रहेंगे तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में वो आता है कि कैसे होता है। और वैसे तो आपको पता ही है कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो कंबाइन होते हैं आपस में। और वैलेंसी के अकॉर्डिंग कैसे, तो आपको एक फोर्थ यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ बड़ी डिटेल में बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बहुत ठीक से पढ़ना है। कौन कौन सी यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और एक फोर्थ है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में वो जो थ्योरी वगैरह है बॉन्डिंग होने की, वहाँ आएंगी बातें। तो फिलहाल आप देखिए, सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। इतना तो पता ही होगा ना 10th क्लास से। तो जो वैलेंसी होती है वो कहाँ लिखी जाती है, अपोजिट साइड। सोडियम की वैलेंसी उसकी तरफ, क्लोरीन की वैलेंसी इसकी तरफ, दोनों की 1-1 है तो NaCl। इसको बैलेंस कर लो, क्लोरीन 2 है तो ये 2, अब Na2 हो गया तो ये 2। तो आप देखेंगे ये सोडियम एटम थे, ये क्लोरीन एटम थे, अलग अलग टाइप के थे ना, आपस में कंबाइन कर गए, सोडियम क्लोराइड बन गए। सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, इनके नंबर चेक करें, इधर कितने सोडियम है 2, उधर कितने सोडियम है, इधर कितने क्लोरीन है, उधर कितने क्लोरीन है, 2 ही है ना। सामने नंबर लिखा है तो वो उसका भी है और उसका भी है। तो आप देखोगे कि इस तरफ जितने सोडियम है उस तरफ उतने हैं, इधर जितने क्लोरीन है उधर उतने क्लोरीन है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ ये सोडियम है ये क्लोरीन है, लेकिन वो सोडियम क्लोराइड है। इट मीन्स दैट एटम ना तो क्रिएट हुए हैं, कोई नए आए हैं, ना डिस्ट्रॉय हुए हैं, बस वो फॉर्म बदल गया उनका। यहाँ सोडियम और क्लोरीन के फॉर्म में थे और वहाँ किसके फॉर्म में आ गए हैं, वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में आ गए। यहाँ पर मुझे एक जनरल सी बात ये भी बतानी है कि बहुत सारे बच्चों को ना ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे Cl2 लिखा है, ये Na लिखा हुआ है, तो साहब इसको ये जो 2 आपने किया यहाँ पर, जैसे हमें Cl2 थे तो ये सामने 2 लगा दिया, यहाँ क्यों नहीं लगा दिया Cl2। तो यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर उसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा ना, सोडियम की बैलेंसी लिखी जाएगी ना यहाँ पर। तो वो सोडियम की बैलेंसी 1 होती है तो मैंने यहाँ लिख दी, Cl की बैलेंसी 1 होती है तो मैंने यहाँ लिख दी। तो फिर मुझे जो बैलेंस करने के लिए होता है वो कहाँ लिखते हैं, कभी भी सामने लिखते हैं वो नंबर। और जब मैंने सामने नंबर लिखा तो Cl2 थे तो 2 हो गए, लेकिन अब Na2 हो गए तो मैंने फिर उसको यहाँ नीचे नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है, सामने लिखना है। तो जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो जो नंबर लिखने होते हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे, एलिमेंट या कंपाउंड के सामने। और जब जो सामने नंबर लिखा जाता है वो किसका होता है, जो भी उस कंपाउंड में एलिमेंट आते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना ये बात। तो 2Na + Cl2 एरो 2NaCl। तो ये हमारा जो 5th डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट है कि एटम को ना तो आप क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, बस उसे क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, तो यही है 5 पॉइंट।
इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। 4.3 4th पॉइंट ये, अच्छा 4th पॉइंट भी यहीं से समझ में आ रहा है कि जो एटम होते हैं, डिफरेंट एटम कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स रेशियो। और वो जो फिक्स रेशियो है ना, वही है कि बैलेंसी के अकॉर्डिंग मतलब होंगे। इसका मतलब ये है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, सोडियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट कराने लग गए तो सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पर मैंने बना के भी दिखा दिया। अब कनिका का दिमाग थोड़ा सा ऐसा हुआ कि नहीं नहीं, अब भैया ने तो वहाँ बोला है मैं घर बनाऊंगी सोडियम और क्लोरीन को, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl ही बनेगा। ये नहीं करेगा तेरे घर पे NaCl2 बन जाएगा ये, और तेरा मन करेगा कि नहीं मैं तो US से जाऊँगी अब इसे बनाने, तो ये USA में भी NaCl ही बनेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? पक्का? अब ठीक है, बताओ इन 5 पॉइंट में या एटम के डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम? एक पॉइंट बढ़ाने के लिए वैसे ही कह देते हैं 6 पॉइंट में कि जो एटम होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में एटम एक्चुअल में पार्ट लेते हैं। कोई कह दे कि एलिमेंट पार्ट लेते हैं, तो वो जब एटम पार्ट ले रहे हैं तो एलिमेंट तो लेंगे, क्योंकि एलिमेंट के ही तो एटम होते हैं। दोनों टॉपिक क्लियर हो गया ना? एटम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन, और इसको हम ओल्ड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद बहुत सारी डिस्कवरी हुई एटम को लेकर, और इस वाले पॉइंट पर बड़ा डिस्कस हुआ कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि एटम को तो आप डिसोसिएट कर ही नहीं सकते, डिवाइड कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें, क्योंकि एटम एग्जिस्ट कर रहा है। एटम खुद में अपने आप में एक ऐसा यूनिट है कि जिससे सब बने हैं। तो इसको ऐसे कहते हुए ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे गॉड है, जैसे एटम जो है गॉड है, वो कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भाई हम हैं, हमारे बिना कुछ नहीं है और हमसे सब कुछ है, तो फिर उसे क्या कह देंगे, वो तू भगवान हो रहा है फिर। तो ऐसे ही ना ये एटम कि ये लाइन सुन के ना, वो पहली लाइन थी ये उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, और पहली लाइन को सब सुन के कह रहे थे यार ये डिवाइड नहीं हो सकता, वो इतना बड़ा हो गया है, ये तो फिर गॉड हो गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करते गए और बाद में देखा कि एटम की डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हुई, लेकिन डेफिनेशन में तो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो जब ये बहुत सारी रिसर्च के बाद एटम की डेफिनेशन चेंज हुई और वो क्या हो गई उसकी डेफिनेशन, तो उसको ओल्ड कॉन्सेप्ट की जगह क्या कहने लगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और क्या होता है देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक बार जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ से देखो रफ कर दिए हैं, 5 पॉइंट आपको रिवाइज हो गए कि नहीं हो गए ये बताओ। पहला पॉइंट, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। सेकेंड पॉइंट, एक एलिमेंट के सारे एटम शेप और साइज में सेम होंगे। थर्ड पॉइंट में, डिफरेंट एलिमेंट के सारे एटम शेप और साइज में क्या होंगे, डिफर होंगे, एक दूसरे से डिफर होंगे, एक के एक जैसे ही होंगे। और एक पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है कि जो एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, वो आपस में कंबाइन होंगे फिक्स रेशियो में, और क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और फिर एक क्या है जो इंपॉर्टेंट भी है, फिफ्थ पॉइंट, एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। और 6 पॉइंट एक वैसे सेटलमेंट का बना दिया है कि रिएक्शन में कौन पार्ट लेते हैं, एटम पार्ट लेते हैं। तो जो आप बैलेंस कर रहे होते हो ना केमिकल इक्वेशन को, लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करो, तो एक्चुअल में बैलेंस क्या कर रहे होते हो आप, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के। समझ में आ गई बात? ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट? ये सब डिवाइड हो सकता है लेकर फर्दर अंडरस्टैंड। माही कुछ बता रही है, माही से पहले मैं इससे मालूम कर रहा हूँ, सब पढ़ रखा है। एटम का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके लिए स्पेशली किसी एक को क्रेडिट नहीं जाता, पहली बात तो ये, और क्यों नहीं जाता वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। एटम की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो मेन किस बात को लेकर है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को करेक्शन किया है उसने। वो कह रहा है एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कह रहा है एटम कैन बी डिवाइडेड। तो इसलिए डेफिनेशन क्या हो गई, पहले मैं डेफिनेशन पर आ रहा हूँ। डाल्टन में तो कह रहे थे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, लेकिन यहाँ पर कहते हैं
द स्मॉल यूनिट ऑफ एनी मैटर। अब स्मॉलेस्ट वर्ड नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे? स्मॉल, क्योंकि वो है तो स्मॉल ही, क्योंकि एटम कभी आपको आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, तो रहेगा तो स्मॉल ही ना, तो अब स्मॉल कहेंगे। तो द स्मॉल यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम कैन बी डिवाइडेड, या एटम विल बी डिवाइजिबल, एंड इट्स मेड अप 3 फंडामेंटल, अब उनको फंडामेंटल बोलेंगे, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, अब उनको यूनिट ना कहकर क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स। और वो 3 पार्टिकल कौन है? मेन है वो, मेन फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको जनरली आप ई से रिप्रेजेंट कर देते हो, इसको पी से कर देते हो और इसको एन से कर देते हो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल या 3 बेस यूनिट हैं एटम की। तो अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप एटम की डेफिनेशन में ये वर्ड नहीं लगाएंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, अब लगाएंगे द स्मॉल यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम, एंड एटम कैन बी डिवाइजिबल इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम किसी एक साइंटिस्ट को क्रेडिट क्यों नहीं देते एटम की डेफिनेशन का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसी एक ने तो की नहीं है भाई। इसके लिए आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसको कहते हैं, किसने की है? जे थॉमसन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? चैडविक। लेकिन आपको ये देखना, अभी पढ़ेंगे ना जब आप इसमें आगे, कहते तो हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने कर दिया है, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकल जे थॉमसन अकेले ने नहीं किया था, जूलियस प्लेकर और एक विलियम क्रुक भी साथ में थे, लेकिन क्रेडिट अकेले जे थॉमसन को चला जाता है, वो अभी देखेंगे। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसके? एटम के। ठीक, तो अब पूरी पिक्चर हमें ऐसे समझ में आ जानी चाहिए ये, कि इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं एटम को। और एटम आपस में मिलकर किसको बनाते हैं? मॉलिक्यूल को। और मॉलिक्यूल मिलकर किसको बनाते हैं? एलिमेंट को। और एलिमेंट आपस में मिल जाए तो ये किसको बनाते हैं? कंपाउंड को। मैं इसके ऊपर ही बात कर रहा हूं पहले। पता है आपकी, मैंने कहा है कि फर्स्ट ईयर से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो बड़ा ऐसे पढ़ना है इसको। देखो मैं बहुत बार कह रहा हूँ ये बातें कि यहाँ फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ लोगे, इंटर में जो आप पढ़ लोगे, फिर आप जो इतनी हायर क्लास में जाओगे केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको पूछो किसी से कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो बहुत अजीब होगा ना। तो इसलिए फर्स्ट इंटर में सारी बातें ऐसे क्लियर हों जैसे आपको अपने डेली रूटीन में या डेली लाइफ में जो जैसे चीज़ें यूज होती है ना। अब जैसे मेरे हाथ में ये है, क्या है ये? तुम्हें समझाया था किसी ने ये मार्कर है? ये भी समझाया था ये मार्कर है? पता चल गया ना कैसे? जैसे ये हमारे यूज में आया होगा, किसी ने क्या दिया होगा कि मार्कर होता है, आपने कहा कि हाँ साहब मार्कर ही होता है, इससे व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। फिर इसमें मार्कर में भी कहते हैं कि रिमूवल मार्कर होता है, कि भाई उसको रफ करना बड़ा इजी होता है। अब ये व्हाइट बोर्ड है। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। तो ये अब समझिए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के, जो आंखों से दिखे चाहे ना दिखे। ये किस में होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, वो तो हमने पूरी यूनिट में पढ़ना है, तभी तो इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तभी तो मैं वहां तक पहुंचाने वाला हूं आपको। देखो, और एटम आपस में कंबाइन होने लगे, चाहे सेम एटम। अब मैंने कहा ना इसी लाइन पर बात कर रहा हूं मैं आज, बस ये समझ लो तुम। जब एटम सेम मीन्स सोडियम वाला आपस में कंबाइन होने लगे, तो बनाएंगे सोडियम मॉलिक्यूल। क्लोरीन वाला भाई सेम बनाना पड़ेगा ना, दोनों क्लोरीन है। इससे थोड़ा डिफर बना लेता हूं, नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग में जाएगा लो अब तो उसी सेम साइज के बना दिया, उसके जैसे ही होते हैं क्या, क्लोरीन। तो ये आपस में कंबाइन होंगे,
ये आपस में कंबाइन होंगे, तो एटम एटम आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। आप समझिए मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं। अब ये देखो कितनी क्लियर बात समझ में आएगी। मोनो एटॉमिक मीन्स Na, डायटॉमिक मीन्स Cl2, और ट्राइएटॉमिक वाला एग्जांपल बताइए जरा मुझे। नाइट्रोजन ट्राइएटॉमिक होता है शायद, N2 होता है वो, ओजोन को ले लेते हैं O3। अब बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कई बार, या चलो अभी आगे चलते हैं। तो मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक भी होंगे, डायटॉमिक भी होंगे, ट्राइएटॉमिक भी होंगे। माने एक मॉलिक्यूल में इसके 2 एटम है, उसका एक ही एटम है, इसके 3 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, माने ये कह सकते हैं। जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होने लगे, ठीक है, तो उसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं। माने जैसे सोडियम मॉलिक्यूल है, तो ये जब मॉलिक्यूल बहुत सारे हो जाएंगे आपस में, तो उसको सोडियम एलिमेंट भी कह देंगे। क्लोरीन भी एलिमेंट ही है, ठीक। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको ये कह सकता हूँ कि जो एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं अपनी बुक में या जो भी आपने सुने हैं, तो उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। तो अब आपने आप दिमाग में ना एक इमेज कर लो कि वो जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो आपने 10th में सुनी है और देखी भी है, भाई साहब वो पूरी केमिस्ट्री है, उसको पढ़ना ही केमिस्ट्री है बस। वो हाइड्रोजन से तो स्टार्ट हो रही है, पूरा ग्रुप है, पढ़ाऊंगा ही मैं अगली नेक्स्ट यूनिट में। तो पूरा ग्रुप है, जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो क्या है, पीरियड है। और कुछ बेचारे बाहर भी रखे हुए हैं उस टेबल से, तो वो बाहर वाले भी और जो अंदर है वो वाले भी, वो जितने भी नंबर में हैं, 108 हैं, 110 हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट, मतलब सारे के सारे जो भी दिख रहे हैं वो सब क्या है, एलिमेंट हैं। और उन्हीं की वजह से केमिस्ट्री है। और उनमें से एक छोटा सा है कार्बन, और वो इतने सारे कंपाउंड लिए बैठा है अपने कि उसकी एक अलग से ब्रांच बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सारी रिएक्शन है। और वो रिएक्शन में फिर आपको प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम मैं सोल्व करूंगा ही करूंगा, तुम्हारे जैसा भी कर ही रहा था, ठीक है। तो एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं आपको, पीरियोडिक टेबल में। वो एलिमेंट आपस में अगर मिक्सअप करने लग जाएं, आपस में रिएक्ट करने लग जाएं, तब बन जाते हैं कंपाउंड। फिर से मैं वही रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, Na + Cl2 NaCl, बैलेंस भी अब कर ही दे रहा हूँ। अब कहोगे ये वाली क्यों बताए जा रहे हैं, चलो ये वाली बता देते हैं। मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ ना घर पे जो तुम्हारे रखा है, ये सॉल्ट रखा है ना घर पे, इसलिए इसे बना दे रहा हूँ। और घर पे ये भी तो है वाटर भी, तो इसको बैलेंस भी कर देते हैं ऐसे। तो ये एलिमेंट है, माही ये भी एलिमेंट है, आपस में कंबाइन करके अब ये जो बना इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड है। तो ये H2O वाटर है, लेकिन इसको जनरली तो बोलेंगे कंपाउंड ना। उस कंपाउंड का नेम क्या है, वाटर। जैसे मान लो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, लेकिन गर्ल्स के भी तो नाम हैं, बॉयज़ के भी तो नेम हैं। तो ऐसे ही ये है तो वाटर, लेकिन है क्या, ये कंपाउंड। तो ये कंपाउंड होगी, ठीक है ना। तो कंपाउंड तक, तो कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपको जनरली ऑलमोस्ट दिखते ही हैं कंपाउंड। तो अब जैसे वाटर है, तो वाटर जिससे बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तुम्हें दिखते हैं, दिखते नहीं ना। और ये जब आपस में रिएक्शन कर जाए और कंपाउंड बनाए, वो दिखता है। और ऐसा दिखता है कि इसको हम पी भी जाते हैं, इनको हम देखो देख भी नहीं पाते। तो बिल्कुल ऐसे इनके पास ही जाना है, समझ लो इन एलिमेंट के, इनको बिल्कुल बहुत अच्छे से जाना है, इनसे फ्रेंडशिप कर लेनी है। क्योंकि अगर तुमने इनसे फ्रेंडशिप नहीं की तो ये तुम्हें एनिमी बनाएंगे, तुमसे शत्रुता निभा लेंगे। और ये इन्होंने शत्रुता निभाई तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम्हें पता ही है, ठीक है। और फ्रेंडशिप करने का मतलब है इनके बारे में सारी डिटेल में जानना। और जानने के लिए सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया, छोटी छोटी बातें पकड़नी है ऐसे ही। अब जैसे हमने सोडियम तो देखा होता है, बड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है, येलो कलर का होता है, आप इसे चाकू से काट भी सकते हैं। लेकिन क्लोरीन गैस फॉर्म में होता है, उसको देखते नहीं, आपस में रिएक्ट कर जाए तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है, नमक जिसे आप कहते हैं। तो वो कंपाउंड फॉर्म में। अब इन सब को, तो ये सब समझ में आ गया ना आपको। अब ये जो एटम है ना, इस एटम के अंदर ये 3 बातें हैं, ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये तीनों इस एटम के अंदर कैसे रहते हैं, इस एटम का शेप कैसा होता है, इसका साइज कैसा होता है, इस सब बात को आपने इस यूनिट में पढ़ना है। इसलिए इस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। समझ में आई बात। तो सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए कहाँ से, माने इनकी डिस्कवरी। तो कल से टॉपिक आएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।
जब इनकी हो जाएगी डिस्कवरी, तब इनकी डिस्कवरी के बाद आप पढ़ेंगे ये एटम में रहते कहाँ हैं। तो इनको बताने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ ने अपनी इमेजिनेशन से ही बता दिया है, कुछ ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो उनके उस एक्सपेरिमेंट या इमेजिनेशन को बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। सुना होगा कुछ हल्का फुल्का सा ऐसा, एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल में क्या बताया जाता है, एटम का साइज, स्ट्रक्चर या शेप कैसा होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं। ठीक है, जो मैंने आज आपको बताया है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, और ये सब जितनी भी चीज़ें। तो कल इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे और एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे।